welcome to my channel ECH Education. Today I am going to explain chapter 12 water expansion part. So let's start students. चलिए आज मैं आपको चैप्टर 12 वाटर के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ और आई होप आपको ये बड़ा मज़ा आएगा जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी. तो चलो शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. Pure water is a liquid that is tasteless, odorless and colorless. जो प्योर वाटर रहता है वो टेस्टलेस रहता है, कलरलेस रहता है और बिना स्मेल का रहता है ना. Distilled water is pure. Drinking water, however, has a pleasant taste as it has various mineral and air dissolved in it. देखो जो डिस्टिल्ड वाटर रहता है ना वो पूरा प्योर रहता है और ड्रिंकिंग वाटर हालांकि पानी का टेस्ट जो रहता है ना वो बड़ा ही सुखद रहता है हमारे लिए, बड़ा ही सुखद रहता है हमारे लिए और इसमें बहुत सारे मिनरल्स एयर के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं. वाटर डज नॉट हैव एनी शेप ऑफ इट्स ओन. आपको पता है कि वाटर का तो कोई शेप ही नहीं होता है और हम इसे जिस कंटेनर में डालेंगे उस कंटेनर के अकॉर्डिंग ये शेप बना लेता है. वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स. वाटर 3 स्टेट में बटा रहता है. वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, सॉलिड में आइस है, लिक्विड में वाटर है और गैस में स्ट्रीम है या फिर वेपर है. ईच स्टेट हैज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ. हमारे जीवन को पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए जो पानी है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है. ओके, अब आता है सोर्स ऑफ वाटर. Sources of water. We have already learned how water is a precious natural resources. हमको पता है कि ये जो पानी है ना वो natural resources है और ये हमारे लिए कितना important है. About 97% of water on earth is saline water. लगभग 97% पानी है जो हमारी पृथ्वी पर वो खारा है ना, and are not suitable फॉर ह्यूमन कंजप्शन. और हम जैसे लोगों के लिए, ह्यूमन के लिए वो सही भी नहीं है, उपयुक्त भी नहीं है. इवन द रिमेनिंग 3% फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ इज नॉट फुली एक्सेसिबल टू अस एज मेजर पोर्शन ऑफ दिस वाटर रिमेन फ्रोजन इन ग्लेशियर एंड पोलर कैप्स. आपको पता है जो 3% फ्रेश वाटर है हमारी पृथ्वी पर वो भी पूरा का पूरा हमारे लिए यूजफुल नहीं है ना. और इतना बड़ा जो मेजर पोर्शन है आपके पानी का ये मिलता कहाँ से? जो ग्लेशियर हैं या फिर जो पोलर आइस कैप्स है, ध्रुवीय क्षेत्र है जहाँ पर बर्फ जमी रहती है, वो जब जमी बर्फ पिघलती है ना तो उनसे हमें ये पानी मिलता है. विदाउट ए स्मॉल परसेंटेज फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर यूज. और फिर उनमें से बस थोड़ा सा ही कुछ पानी ऐसा है जो हम यूज कर पाते हैं. वाटर इज अ प्रीशियस रिसोर्सेज दैट नीड्स टू बी कंजर्व्ड and protected for continued survival of life on earth. There are many sources of water on earth. Let us find about them. ठीक है ना. तो हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे सोर्स हैं वाटर के, तो हम उनमें से कुछ सोर्सेस को पढ़ते हैं. चलो इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं. तो हमारा टॉपिक आता है रेन. ओके, rain is the most important and natural sources of water. Rain occurs due to the evaporation of water from other water bodies. आपको पता है जो बारिश का पानी है वो तो नेचुरल रिसोर्सेज में सबसे पहले नंबर पे ही आता है, क्योंकि ये जो बारिश है ना ये होती कैसे है? जब हमारा जो पानी है वाटर बॉडीज का जो पानी होता है इवेपोरेट होकर हमारा आसमान में जाता है, फिर वहां पर वो जमता है, जमने के बाद फिर से फॉल बैक हो जाता है, फिर से गिरता है हमारी पृथ्वी पर और ये रेन वाटर कलेक्ट होता है हमारे यूज के लिए. ओके, क्या लिखा हुआ है? रेन वाटर ऑकर्स ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अदर वाटर बॉडीज. द इवेपोरेट वाटर कंडेंसेस, इट मींस जमना, हाई अप इन द स्काई एंड फॉल बैक ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन. ठीक है, जमकर जो वापस गिरता है उसी को हम बारिश कहते हैं. रेन वाटर इज कलेक्टेड, और फिर रेन वाटर हम कलेक्ट करते हैं, फिर इसका यूज करते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ड्रिंकिंग रेन वाटर विदाउट प्यूरिफिकेशन और ट्रीटमेंट कैन मेक अस फॉल इल. यदि हम ड्रिंकिंग पानी मतलब जो बारिश का पानी है डायरेक्ट पीने की कोशिश करें तो हम बीमार पड़ सकते हैं, सिंस इट इज मिक्स्ड विद पॉल्यूटेंट्स, क्योंकि इसमें पॉल्यूटेंट्स मिले रहते हैं हवा के थ्रू, पानी के थ्रू. रेन वाटर रिप्लेनिशेस मतलब भरपाई करता है द वाटर बॉडीज की ऑन द अर्थ सरफेस एंड इवन परकोलाइट्स
परकोलेट्स मीन्स रिसना डाउन टू अंडरग्राउंड वाटर। बारिश का पानी जो रहता है, जितनी भी वाटर बॉडीज रहती है उसकी भरपाई करता है, जहाँ जहाँ पानी कम हो जाता है उसको भर देता है। और उसके बाद जो हमारी बारिश का पानी है वो जमीन के अंदर अंडरग्राउंड वाटर बन के भी चला जाता है। परकोलेट्स मतलब वही है कि बहुत नीचे रिस रिस कर पहुंच जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्स एंड स्ट्रीम। रिवर्स एंड स्ट्रीम आर फॉर्म ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ स्नो high up in the mountains. As the snow melt, the water fills in the rivers and streams that flow through several agriculture fields and villages. Some rivers are fed by rainwater. आपको पता है ये जो रिवर्स है और स्ट्रीम है ना, ये कैसे बनती है? जो माउंटेन है, हाई माउंटेन है, उसमें जो बर्फ रहती है ना, वो जब मेल्ट होती है तो उसके मेल्ट होने के बाद ये सारा पानी नदियों और स्ट्रीम में क्या होता है, भर जाता है। और इन सब का यूज हमारे गांव के लोग अपने एग्रीकल्चर फील्ड में करते हैं। और कुछ नदियां तो ऐसी होती हैं जो बारिश के पानी से ही भरती हैं, है ना। कई होती है जो सदाबहार रहती है, कई नदियां सूख जाती हैं जब बारिश आती है और उसके पानी आता है तो उससे वो अच्छे से भर जाती है, जिससे हमारे किसान लोग अपने खेतों को पानी देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेक्स आर वाटर बॉडीज दैट आर रिप्लेनिश्ड का मतलब मैंने बताया था, उस चीज की भरपाई करता है वो, मेनली बाय वाटर, रेन वाटर एंड समटाइम्स आल्सो बाय रिवर्स एंड स्ट्रीम। जो लेक्स होती हैं, है ना, उनका जो पानी रहता है वो भी बारिश के पानी से ही उसकी पूर्ति होती है, बारिश के पानी से ही वो लेक भरती है ना। तो कभी कभी ये रिवर्स और स्ट्रीम में भी ये प्रोसेस चलता है। देयर आर नेचुरल लेक्स, और कुछ लेक तो होती है नेचुरल है, कुछ होती है इंसानों के द्वारा बनाई गई हैं। पीपल ऑफन यूज वाटर फ्रॉम अ लेक फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग पर्पस, और लोग भी उन लेक्स का यूज करते हैं पानी पीने के लिए और वॉशिंग पर्पस के लिए, ठीक है ना। अब आता है सीज एंड ओशन। सीज एंड ओशन हैव सॉल्टी water, however they form the largest source of water on the earth. Drinking sea वाटर वुड बी हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ। आपको पता है जो सी और ओशन का पानी है वो नमकीन रहता है, ठीक है, खारा रहता है। और यहाँ मतलब हमारी जो पृथ्वी है उस पे ये ही चीज बहुत ज्यादा है, सी ओशंस का पानी बहुत ज्यादा है, बट ये ना तो हमारे लिए बेनिफिशियल है ना ही किसी एनिमल्स के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये सब हमारे लिए हार्मफुल ही है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वेल्स। वेल्स आर डग टू गेट अंडरग्राउंड वाटर। कुएं को खोदा जाता है, क्यों? जमीन के अंदर के पानी को निकालने के लिए। अंडरग्राउंड वाटर इज फॉर्म व्हेन रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड एंड रीचेस द वाटर टेबल। आपको पता है जो बारिश का पानी है वो रिसता हुआ धीरे धीरे कहाँ पहुँचता है, जमीन के अंदर पहुँचता है, उस वाटर टेबल को इंक्रीज करता है। जब हम कुआं खोदते हैं तो कभी कभी कुएं में कम लेवल पे पानी निकल जाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा लेवल पे निकलता है ना। तो ये सब उसके वाटर टेबल पे क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक। तो आजकल तो कुआं कोई नहीं खोदता है, गाँव में होता है, लेकिन गाँव में भी आजकल बहुत कम हो गया है। वहां पर क्या खोदने लगे, बोर खोदने लगे, जिसमें बच्चे आजकल बड़े खेलने लगे, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो सरफेस वाटर इज रिप्लेनिश्ड through rainfall, but the total quantity of water available is dependent on several other factors. Humans' activity like construction of artificial dams and reservoirs to increase storage capacity. आपको पता है ये जो पानी को रोक के रखना है या पानी को बहुत सारा स्टोरेज बना के रखना है, इसके लिए ह्यूमंस ने बहुत सारी चीजें कंस्ट्रक्ट कर, जैसे आर्टिफिशियल डैम बना दिए हैं, है ना, कुछ रिजर्वियर बना दिए, मतलब बड़े बड़े जलाशय बना दिए जहाँ पर पानी इकट्ठा हो पाए, ठीक है। और reclaiming of forest land and wetland for farming and human habitation, ठीक है। Pollutants of water bodies due to sewage water and industrial waste all affect water resources adversely. Human activities like deforestation, देखो ह्यूमन की जो एक्टिविटी है जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, ये डेजर्टिफिकेशन हो गया, है ना, ये सारी चीजें कैन आल्सो अफेक्ट रेनफॉल लीडिंग टू स्कैर्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर। जो हमारा मीठा पानी है, जो हमारा फ्रेश वाटर है, यदि हम ये ह्यूमन एक्टिविटी को रोक दें, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन को रोक दें, तो इससे क्या होगा कि ये सब चीज़ में इंक्रीज होगी। लेकिन ये जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, इन सब की वजह से क्या हो रहा है, फ्रेश वाटर में कमी आती चली जा रही है, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, वाटर एबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन। अब देखिए जो पानी है ये लोकेशन पे डिपेंड होता है। इन रूरल एरियाज देयर आर ड्रिल्ड वेल
from where people can draw water for purpose for cooking, washing, drinking and bathing. ठीक है, रूरल एरिया जो रहता है, गांव का एरिया रहता है, वहां पर कुएं खोदे जाते हैं, पीपल्स वहां से पानी निकालता है, खाने के लिए यूज करता है पानी का, कपड़े धोने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए वगैरह वगैरह. समटाइम्स मोटर पंप्स आर यूज फॉर ड्राइंग आउट अंडरग्राउंड वाटर. कभी कभी तो वहां पर मोटर भी लगा दी जाती है भाई अंदर का पानी बाहर निकालने के लिए. वाटर फ्रॉम रिवर, लेक एंड स्ट्रीम आर आल्सो यूज्ड फॉर वॉशिंग पर्पस. रिवर वाटर इज channelized to fill through channels for irrigation purpose. ठीक है, तो वहीं से इरिगेशन का पानी भी यूज होता है, जैसे नदियां हो गई, लेक हो गया, स्ट्रीम्स हो गया. गांव के आसपास तो ये सारी चीजें रहती ही हैं. इन अर्बन एरियाज वाटर इज मेनली सप्लाइड बाय द म्यूनिसिपैलिटी. आपको पता है जो शहरी एरिया रहता है यहाँ पर पानी कुओं से नहीं, यहाँ पर सीधा म्यूनिसिपैलिटी से, नगर पालिका से आता है. तो सोर्स is usually groundwater, river water or rain water. The water is treated before it is supplied for domestic use and drinking purpose. और जो नगर पालिका का पानी आता है उसको हम पानी पीने के लिए और अपने घर के और कामों के लिए यूज करते हैं. आपको पता है नगर पालिका जो रहती है वो एक फिक्स टाइम पे नल को खोलती है, तो हम उसी नल से सारा यूज करते हैं जो जो हमें करना है. अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है वाटर फॉर क्रॉप्स. वाटर इज very essential for growth of crops. Water for crops mainly comes from tapping water from the nearby rivers. Canals are built to carry water from the rivers to the agriculture field. पानी तो फसल के लिए बड़ा जरूरी होता है. कभी कभी ये पानी हमें नलों से भी मिल जाता है, पास में जो नदियां रहती हैं उनके थ्रू, या फिर कोई नहर से मिलता है, तो उससे हम अपनी जो खेत है उसको क्या करते हैं, इरिगेट करते हैं. द फ्लो ऑफ वाटर इनटू द कैनल however depends upon the level of water in the river. Water from tanks is also used for irrigation for crops. These tanks are built where rain water is harvested. आपको पता है गांव में बहुत सारे ऐसे स्टोरेज बनाए जाते हैं अपने अपने तरीके से. उनको पानी को, रेन वाटर को स्टोर किया जाता है. उसके बाद उसका यूज हमारा कल्टीवेशन में भी होता है. द कलेक्शन ऑफ रेन वाटर सेव द एग्जॉस्टिव यूजेस ऑफ रेन वाटर. आपको पता है कि इस जो बारिश का पानी है वो एक संपूर्ण तरीके से उसका यूज करते हैं, है ना. नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेथड ऑफ इरिगेशन. मेथड ऑफ इरिगेशन यहाँ पर 3 टाइप के बता रहे हैं. तो पहला है अपना सरफेस इरिगेशन. सरफेस इरिगेशन रेफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द सॉइल सरफेस बाय मींस ऑफ ग्रेविटी. वाटर फॉर इरिगेशन इज सप्लाइड ऑन द लेवल लैंड इन फरो और इन basins. It is allowed to spread across the field. This type of irrigation is suitable mainly on flat and surface. ओके, तो ये जो सरफेस इरिगेशन है, ये पानी ये जो इरिगेशन है ये हमारी अर्थ के ऊपर की तरफ की जाती है. इट मीन्स कुएं से पानी या फिर हमारी जो वाटर मोटर रहती है उससे पानी को खेतों में खोल दिया जाता है और पानी अपने ही तरीके से, क्योंकि ये जो फ्लैट लैंड रहता है अपने तरीके से वह फैल जाता है और फिर धीरे धीरे हमारा जो अर्थ है उसको एब्जॉर्ब करता है. तो ये इरिगेशन बहुत सारे लोग यूज करते हैं क्योंकि इसमें खर्चा बड़ा कम आता है. नेक्स्ट है आपका ड्रिप इरिगेशन. इन दिस टाइप ऑफ इरिगेशन वाटर is not flooded, but rather water is allowed it to drip slowly directly on the root. It helps save wastage of water. Water is sprinkled directly on the root through devices built under the soil or above the soil. ड्रिप इरिगेशन रहती है जिसमें क्या रहता है, बूंद बूंद करके पानी जड़ों में पहुंचाया जाता है. तो इसमें क्या होता है, पानी का वेस्टेज कम होती है और डायरेक्टली पानी जब रूट्स को मिलता है तो हमारा जो कल्टीवेशन रहता है, हमारी जो फसल रहती है, क्रॉप्स रहती है, वो बहुत अच्छे से ग्रो करती है. ठीक है, तो इसको या तो मिट्टी के ऊपर या फिर मिट्टी के नीचे इस डिवाइस को गाड़ा जाता है. ठीक, अब नेक्स्ट है आपका स्प्रिंकल इरिगेशन. दिस इज द लास्ट मेथड. In the method, water is allowed to enter the field through pipes and then sprinkled on crops through sprinklers or spray. देखिए आप पिक्चर में देखेंगे कि एक पाइप है, उसके ऊपर स्प्रे लगा हुआ है. वो बहुत ही स्पीडली मूवमेंट करता है, जिसके मूवमेंट करने से क्या होता है, वो स्प्रिंक होता है, पानी इधर उधर फैलता है फव्वारे की तरह और पूरे खेतों में आराम से फसलों को मिल जाता है. ठीक है, ये होती है स्प्रिंकल मेथड. मेरी ये तीनों मेथड्स खत्म हो गई है. आपका एक्सप्रेशन पार्ट भी ओवर हो गया. आई होप आपको बड़ा पसंद आया होगा. तो आप इसे इत्मीनान से घर में बैठ कर देखिए, पढ़िए और समझिए. मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच. टेक केयर, बाय बाय.